स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ जूही जी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाइव है। क्या कुछ कहे, चले आपको सुनाते हैं। मातृशक्ति की प्रतीक पहली मुख्य सचिव, पहली महिला प्रमुख सचिव श्री सुधांशु जी, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम का एक तरह से संयोजन भी किया, यहाँ से समन्वय बनाया। हमारे सचिव नियोजन और जिनके जो विभाग हैं उस विभाग की बड़ी भूमिका है इस 8,000 में, श्री मीनाक्षी सुंदरम जी, एवं हमारे सभी सचिवगण श्री शैलेश जी, हमारे सचिन जी और राजेश जी समेत सभी। अब मैं सबका नाम लूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। सभी आए हुए हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, सभी विभागों के विभागाध्यक्ष और जिलों में आज इस समारोह का जो अंग बन रहे हैं, आज समारोह में सम्मिलित हो रहे हैं, ऐसे हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, जिला पंचायत के अध्यक्षगण, नगर पालिका के अध्यक्ष, हमारे सभी वार्डों के मेंबर एवं हमारे अन्य जगह से भी जो हमारे विधायकगण भी इसमें कहीं जुड़े होंगे, सभी उपस्थित माताएं, बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों, हमारे मीडिया के सभी बंधु, जिलों से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण, मैं सबसे पहले तो आप सबका आज यहाँ मुख्य सेवक सदन जो लोग पहली बार आए हैं उनका भी, और जो इससे पहले के कार्यक्रमों में आए हैं उन सभी का अपनी ओर से यहाँ पधारने पर और यहाँ से जुड़ने पर आप सभी का स्वागत करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ। मैं सच कहूँ तो मुझे और भी अधिक खुशी होती कि आज अगर ये कार्यक्रम, जैसा अभी धन सिंह जी कह रहे थे कि हम लोग वर्चुअल न होकर सशरीर वहाँ पर होते तो और इसका बहुत बड़ी धनराशि है, और उनका अगर सशरीर साक्षात जाकर अगर लोकार्पण शिलान्यास होता, लेकिन चूंकि समय की भी कमी थी और अभी चुनाव भी आने वाला है लोकसभा का, इसलिए ये था कि अगले 2-2.5 महीनों तक ये काम रुक जाते, इसलिए आज यहीं से शिलान्यास और लोकार्पण हो रहा है। विकास कार्यों की संख्या भी बहुत अधिक है, इसलिए एक जगह पर जाकर ये कार्यक्रम करना भी संभव नहीं था, बहुत टाइम लग जाता। हाँ, ये जरूर है कि जो धन सिंह जी ने कहा है कि इनके बोर्ड जरूर लग जाएं। मैडम, ये सुनिश्चित करवा दीजिए सुधांशु जी कि सबके बोर्ड और ये लग जाएं, और अच्छा होगा कि सभी विभाग इसके लिए भी अपनी जिम्मेदारी लें। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं कि हमारा लक्ष्य है देवभूमि उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाना, और इसके लिए हम दिन रात काम कर रहे हैं, लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। सरलीकरण, समाधान और निस्तारण जो हमने संकल्प लिया है, मंत्र लिया है, उस मंत्र को धरातल पर उतारने के लिए हमारे सरकार के सभी मंत्रीगण, सभी विधायकगण, हमारे सांसदगण, वहीं हमारे सभी अधिकारीगण भी लगातार इसके लिए मेहनत कर रहे हैं। एक नई कार्य संस्कृति हमारे प्रदेश के अंदर आए हैं, और इसका एक सकारात्मक जो परिणाम है वह भी देखने को मिल रहा है कि प्रदेश में अब लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं, लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठ रहा है। आज का ये कार्यक्रम भी हमारी जो विकास की नीति है, जो हमारे काम करने की ललक है, परिश्रम करना है, ये इसका एक उदाहरण है जिसमें हम 100-200 करोड़ नहीं बल्कि 8,200 करोड़ से ज़्यादा की योजनाओं का आज लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए सभी विकास काम उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और निश्चित रूप से जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो सबसे पहले बाबा केदार की भूमि से कहा कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा, 21वीं सदी का तीसरा दशक, तो उस दिशा में हमारे ये बढ़ते हुए कदम हैं। उनके जो शब्द हैं, उनके मुंह से निकले हुए उस शिव रूपी शब्द, वो वास्तव में आज हमको प्रेरणा भी दे रहे हैं
और भगवान की कृपा से, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से लगातार वो धरातल पर उतर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार प्रदेश का चहुमुखी विकास करने के लिए जो विकल्प रहित संकल्प है, जिसके बारे में आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी ने अभी यहाँ से कहा, इस मूल मंत्र के साथ काम कर रही है। और मैं आपको स्पष्ट कह देना चाहता हूँ एक बात जरूर आज इतने बड़े अवसर पर, कि हम केवल नारों पर विश्वास नहीं करते हैं और मैं बहुत ज़्यादा बोलने पर भी विश्वास नहीं करता हूँ। मेरा ये मानना है कि बोलने से ज़्यादा काम करना महत्वपूर्ण है, और अगर हम काम करेंगे तो हमें अपने मुख से नहीं बोलना पड़ेगा, अपने मुंह से नहीं कहना पड़ेगा, तब हमारा ये काम बोलेगा। और अभी आपने देखा कि कल भी यहीं देहरादून में एक बड़ी धनराशि 226 करोड़ रुपए की योजनाओं का हमने, प्रेमचंद जी ने, हमारे उमेश शर्मा काऊ जी ने एक बड़ा लोकार्पण और शिलान्यास किया। अभी टनकपुर में नितिन गडकरी जी आए थे, उनके साथ 2215 करोड़ की योजनाओं का भूमि पूजन हुआ था। हरिद्वार में हम सब की उपस्थिति में सारे विधायक, सारे आदरणीय मंत्रीगण, सभी लोग थे। उसमें लगभग 4700 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास हुआ था। मातृशक्ति का पिछले दिनों हरिद्वार में कार्यक्रम हुआ था 12 फरवरी को, उसमें भी 1168 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास हुआ। चंपावत में 161 करोड़ की, अल्मोड़ा में 117 करोड़ की, पौड़ी में 828 करोड़ की और रुद्रप्रयाग में 456 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास हुआ। इसके अतिरिक्त पिथौरागढ़, बागेश्वर, ऊधम सिंह नगर, नैनीताल, उत्तरकाशी, टिहरी, देहरादून, सभी जगह पर अगर हम सभी जगह के जो लोकार्पण और शिलान्यास को जोड़ लें तो वो भी पिछले 2 महीने में 10,000 करोड़ के लगभग इतनी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। उसके बाद आज 8,000 करोड़ की धनराशि के 8,275 करोड़ की धनराशि के कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं, और ये सब मिलाकर 18,000 करोड़ से ज़्यादा हो गए। ये दर्शाते हैं कि हम उत्तराखंड को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए हम तेजी से विकास को धरातल पर उतार रहे हैं। भाइयों बहनों, हम अभी एक साथ 2 मोर्चों पर काम कर रहे हैं। एक और हम उत्तराखंड को जैसा उत्तराखंड है उससे बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हम प्रदेश को भविष्य के लिए पूरी तरह से सुरक्षित, विकसित और आने वाले समय में जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए उस दिशा में काम कर रहे हैं। और साथ में जो हमारी मातृशक्ति है, हमारे नौजवान हैं, युवा हैं, वो सब रोजगार से जुड़ें, स्वरोजगार से जुड़ें, अन्य माध्यम से जुड़ें। इस प्रकार की योजनाओं को हम अपने नियोजन में ला रहे हैं। अगर हम आज के ही इस कार्यक्रम की बात करें तो हम सड़क, स्वास्थ्य, पेयजल, सिंचाई, आवास, ग्राम्य विकास, ऊर्जा, ऐसे कई जुड़े हुए विकास कार्यों के आज शुभारंभ कर रहे हैं ताकि हम प्रदेश का वर्तमान जो है वो बेहतर हो सके। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण योजना आज जो धरातल पर उतरेगी, स्मार्ट मीटर की, इसके कारण से बहुत सारा हमारा संसाधन भी बचेगा, लाइन लॉसेज भी बचेंगे। जो बिजली की चोरी की समस्या आती है वो समस्या भी आएगी, और लंबे समय से जो हमारा यूपीसीएल अनेक चुनौतियों से भी जूझ रहा है, हमारे बोर्ड अनेक चुनौतियां भी इनके सामने हैं, और आने वाले भविष्य में इन चुनौतियों का भी धीरे धीरे इसका भी समाधान निकलेगा। एक ठोस तरीके से विभाग को चलाने के लिए या विभाग की आगामी योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए भी काम करेगा। भूमिगत होने वाली जो बिजली के तार हैं उनके कारण से भी हमारा शहर, हमारे अन्य शहर बहुत तेजी से, जो आज जिस तरह से हमारा देश दुनिया के अच्छे देशों में गिनती हमारी होनी शुरू हो गई है, और जो एक विकास का पैमाना होता था जिसको हम डेवलप कंट्री, विकसित कंट्री कहते हैं, तो ये मैं अपने इंग्लैंड के प्रवास के दौरान मैं जब वहाँ लोगों से मिला तो उन्होंने कहा कि एक चीज़ बहुत तेज़ी से बदल रही है, कि बदल ये रहा है
कि जो डेवलप कंट्री और भारत के बीच बहुत दूरी होती थी विकास की, वो दूरी अब धीरे धीरे कम हो रही है, यानी कि भारत विकास की ओर बढ़ रहा है। तो उस दिशा में भी हमारे कदम बढ़ रहे हैं। आज हम बड़े बड़े विकास के नए नए शिक्षण संस्थान भी बना रहे हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज, स्पोर्ट्स स्टेडियम, इस प्रकार की गतिविधियों को भी लगातार आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। वहीं डेयरी और पर्यटन से जुड़े हुए जो विकास के काम हैं उनको भी आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि आने वाले समय में उत्तराखंड में हर तरह से सक्षम, मजबूर और आत्मनिर्भर बन सके, लोग रोजगार से जुड़ सकें, अपने घरों पर रहकर काम कर सकें, अपनी आजीविका को चला सकें, और उनकी आजीविका बढ़ेगी तो निश्चित रूप से वो हमारे राज्य के लिए भी योगदान करेंगे। भाइयों बहनों, हमारा उत्तराखंड देवभूमि है। यहाँ अनेक देवी देवता निवास करते हैं, उनकी बड़ी कृपा है। आपने देखा पिछले दिनों सिलकारा टनल में जब हम बड़ी मुसीबत में फंस गए थे, तो जहाँ हमारे इंजीनियरों ने, तकनीकी विशेषज्ञों ने, छोटे छोटे रेट माइनर्स ने हमारे काम को लक्ष्य तक पहुँचाया, वहीं बाबा बौखनाथ की कृपा भी वहाँ पर हमको प्राप्त हुई, उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ, उसके कारण से भी हमको मिला। और हमारे देवी देवताओं का आशीर्वाद है कि हमारे प्रदेश में धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में भी आज अनेक संभावनाएं हैं। अभी मैं कल टनकपुर से देहरादून की रेल जो शुरू हुई है, उस रेल का शुभारंभ करने के लिए वहाँ पहुँचा था। और मैं बताऊं कि जहाँ चारधाम में हमारे यहाँ एक साल में 56 लाख लोगों ने इस साल आकर चारधाम के दर्शन किए हैं, अन्य स्थानों के दर्शन किए हैं, वहीं माँ पूर्णागिरी के धाम में भी एक साल में 50 लाख लोगों का आगमन होता है। और कोई दिन ऐसा नहीं होता है जिस दिन वहाँ मेला जैसा न हो। पूरी रोड भरी होती है। जब अभी मेला शुरू होगा उनका, इसी मार्च में प्रारंभ हो जाता है, तो पीलीभीत से लेकर पूरे टनकपुर तक के रास्ते में, पूरनपुर से लेकर पूरे उधम सिंह नगर और जो बीच में पड़ने वाला स्थान है टनकपुर का, बनबसा तक, रास्ते रास्ते भर मेले जैसा रहता है हर समय। तो ऐसे अनेक स्थान हमारे यहाँ पर हैं जहाँ साल भर हमारी ये यात्रा चल सकती है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय रेल मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि मैंने अनुरोध किया था उनसे कि एक रेलगाड़ी हमारी जो प्रदेश की राजधानी है, उस प्रदेश की राजधानी से पूर्णागिरी के लिए चलनी चाहिए। कल उन्होंने हमको एक साप्ताहिक रेलगाड़ी दे दी है, उसका उद्घाटन भी हो गया है और वो गाड़ी चल गई है। आगे चलकर हमारा प्रयास होगा कि वो गाड़ी हमारी जो है सप्ताह में 2-3 दिन चले, और जैसी जैसी उसमें यात्रियों की संख्या उस हिसाब से उसको अपग्रेड किया जाए। इसके साथ ही हमने ये भी अनुरोध किया है कि आने वाले समय में अयोध्या के लिए भी, देहरादून से तो ट्रेन जाएगी, अन्य स्थानों से भी, अयोध्या, लखनऊ, इन स्थानों के लिए हमारी ट्रेनें चलें। ऋषिकेश से भी हमारी जो है काफ़ी बड़ी संख्या में लोग वहाँ से आना भी चाहते हैं और जाना भी चाहते हैं, हरिद्वार भी आना चाहते हैं। तो इन स्थानों पर सीधे सीधे बड़े स्थानों से, जो बनारस है, अयोध्या है, ऐसे मथुरा है, इन सब स्थानों से हमारा जुड़ाव रहेगा। तो सीधे सीधे जो धार्मिक लोग जो वहाँ दर्शन के लिए जाते हैं, वो दर्शन के लिए यहाँ भी आ पाएंगे। इसके लिए हमारी राज्य सरकार धार्मिक स्थलों के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर है, उस पर भी लगातार हम काम कर रहे हैं। मानसखंड मंदिर माला मिशन में अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने और केंद्र की सरकार ने भी हमारे 2 स्थानों को अभी विशेष धनराशि वहाँ दी है। अभी 2 दिन पहले ही उसका भी वहाँ से शिलान्यास हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से। और चारधाम के लिए जो हमारी तैयारियां हैं वो चली रही हैं। इस वर्ष अच्छी हमारी ये यात्रा हो, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। साथ में जल्दी जब केदारनाथ जी का रोप वे बन जाएगा, हेमकुंड साहब जाने के लिए रोप वे बन जाएगा, यमुनोत्री का रोप वे बन जाएगा, हमारा पूर्णागिरी धाम के लिए रोप वे बन जाएगा, तो आने वाले लोगों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए एक विशेष सुविधा बन जाएगी। अभी बद्रीनाथ धाम एवं चंपावत में स्थित माँ बाराही मंदिर के आज जो विकास के कार्य हैं उनका भी हम शिलान्यास कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज पूरे भारत के अंदर विकास की एक नई गाथा लिखी जा रही है, जो आज़ाद भारत के इतिहास में अभूतपूर्व है।
जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। सच में अगर हम जो लोग हमने पहले की भी सरकारें देखी हैं, मैं हमेशा ये करता हूँ कि कभी किसी की आलोचना नहीं करता हूँ। मैं नहीं कहता कि उन्होंने काम नहीं किया, इन्होंने काम नहीं किया, लेकिन आप सब लोग जो लोग यहाँ बैठे हैं या जो लोग सुन रहे हैं, उनको तो भली भांति मालूम है कि किस प्रकार से 2014 के बाद काम हुआ है। मोदी जी के बनने के बाद किस तरह से देश आगे बढ़ा है, दुनिया में किस तरह से हमारा मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ा है, वैश्विक रूप से हमारी पहचान बढ़ी है। हाँ, ये जरूर है जो बच्चे इस बार पहली बार वोट देने आएंगे उनको नहीं पता होगा कि 2014 में कैसी सरकार थी। उससे पहले देश के अंदर किस प्रकार के काम होते थे, लोग हम घपले घोटाले। और बात करेंगे खबरों की। खबर टनकपुर से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टनकपुर को राजधानी से सीधे जोड़ने के लिए टनकपुर देहरादून साप्ताहिक एक्सप्रेस का रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर उद्घाटन किया। सीएम ने कहा कि देहरादून तक सीधे रेल के सफर का उनका सपना सच हो रहा है। भविष्य में अयोध्या और लखनऊ का भी ट्रेन चलाने का प्रयास होगा। उन्होंने टिकट काटकर रेल से खटीमा तक का सफर किया। और देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। लक्ष्मी राणा ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा, प्राथमिक सदस्यता से दिया इस्तीफा। ईडी की कार्रवाई पर पार्टी ने नहीं दिया साथ। तो उनका कहना है कि ईडी की कार्रवाई पर पार्टी ने साथ नहीं दिया और इसके चलते कांग्रेस से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो देहरादून से ये बड़ी खबर सामने आ रही। लक्ष्मी राणा ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है, प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ईडी की कार्रवाई पर पार्टी ने साथ नहीं दिया और इसी से नाराज होकर लक्ष्मी राणा ने इस्तीफा दे दिया है। तो देहरादून से ये जानकारी सामने आ रही। लक्ष्मी राणा ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है, ईडी की कार्रवाई पर पार्टी के समर्थन न मिलने की वजह से इस्तीफा दे दिया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से तुषार गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। तुषार, लक्ष्मी राणा ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, क्या जानकारी निकल के सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से ये दुखद है कांग्रेस पार्टी के लिए, प्रदेश भर में देखा जा रहा है कि जो कांग्रेस के नेता है और साथ साथ जो विपक्षी दल के नेता है वो भाजपा ज्वाइन करते हुए नजर आ रहे हैं। लक्ष्मी राणा की बात की जाए तो करीब उत्तर प्रदेश से जब उत्तराखंड अलग हुआ था उससे पहले से वो कांग्रेस से जुड़ी हुई थी, ब्लॉक प्रमुख रह चुकी है, साथ साथ पंचायत अध्यक्ष रह चुकी है। रुद्रप्रयाग का भी उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा है। ऐसे में वरिष्ठ नेता रही है कांग्रेस की तरफ से। कई प्रतिनिधि के तौर पर उन्होंने अपना काम किया है, कई लोगों को उन्होंने कांग्रेस पार्टी से जोड़ा है। तो ऐसे में लक्ष्मी राणा के जाने से कहीं ना कहीं कांग्रेस को आने वाले लोकसभा चुनाव में नुकसान जरूर भुगतना पड़ेगा। और इसके तहत लगातार ये देखा जा रहा है कि जो विपक्षी दल के नेता है या फिर कांग्रेस पार्टी के जो मुख्य नेता है वो भाजपा की ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को जो मजबूती देने का काम किया जाना था वो नहीं देखने को मिलेगा। वहीं अगर लक्ष्मी राणा की मैं बात करूं तो ये जो पूर्व कैबिनेट मंत्री है हरक सिंह रावत की जो करीबी बताई जाती है और कुछ ही हफ्तों पहले जो हरक सिंह रावत है उन पर कार्रवाई ईडी की हुई है, उनके जो ठिकाने थे उस पर जो छापेमारी है वो देखने को मिली। और लक्ष्मी राणा उनकी करीबी थी तो ऐसे में उन्हें भी दिल्ली से बुलाया गया था। उनके घर में भी जो चेकिंग है ईडी द्वारा की गई थी और उनके पास उनके लॉकर में कई लाख रुपए के जो ज्वेलरी है वो पाई गई थी, जिसके बाद जो ईडी है उन्हें अपने दफ्तर पे बुलाया था और उसके बाद उनसे पूछताछ की गई थी। तो ऐसे में उन्होंने जो कांग्रेस पार्टी है उनकी मदद ना करने पर यह हवाला देते हुए प्रदेश अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। माना जा रहा है कि वो जल्द भाजपा में ज्वाइन हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां अब कांग्रेस में देखने को मिल रही है कि उनके जो वरिष्ठ नेता है वो अब कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जो बड़े नेता है वो भाजपा का रुख कर रहे हैं और आने वाले लोकसभा चुनाव में जो भारी नुकसान है वो कांग्रेस पार्टी को इसे भुगतना पड़ेगा। जी तुषार, लेकिन अगर ये भाजपा ज्वाइन करती है तो क्या ईडी की गिरफ्त से बाहर हो जाएंगे? क्योंकि विपक्षी जो है लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि अगर बीजेपी में शामिल होते हैं तो ईडी का शिकंजा जो है कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाता है। लगातार जो कांग्रेस पार्टी है वो ये आरोप लगाती है कि जो ईडी है वो भाजपा
के इशारों पर चलती है या फिर उनके तहत कार्य करती है और विपक्षी दलों के जो नेता है उन्हें तोड़ने का कार्य करती है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी जो पूरी रेंज में जिस भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे हैं, जिसमें जो ईडी है वो कार्रवाई कर रही है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कड़े निर्देश दिए हैं सीबीआई को कि हरक सिंह रावत और साथ साथ जो किशन चंद है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई जल्द से जल्द की जाए और उनकी जो मैटर है लंबे समय से चल रहा है उसे उसका निष्कर्ष निकाला जाए और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए। तो ऐसे में मामला सुप्रीम कोर्ट तक है और सुप्रीम कोर्ट भी लगातार ये ईडी और सीबीआई को ये निर्देश दे रहा है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए। तो ऐसे में कांग्रेस ने इस समय उनकी मदद नहीं करी या फिर कहा जा सकता है कि उनसे हालचाल नहीं पूछा कि किस तरह से वो कर रहे हैं, क्योंकि पुरानी पार्टी में रहे करीब 27 साल उन्हें कांग्रेस पार्टी को दिए हैं। तो ऐसे में उनकी कोई एक्सपेक्टेशन थी कांग्रेस से, वो उन्हें प्राप्त नहीं हुई। तो ऐसे में उन्होंने अब फिलहाल के लिए अभी पार्टी छोड़ दी है और ये माना जा रहा है कि वो भाजपा पे जाएंगे। लेकिन जिस तरह से विपक्ष आरोप लगाता है कि अगर ईडी भाजपा के इशारों पे नाचती है, ये सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि इतना बड़ा घपला हुआ है पार्को रेंज में, इसका जल्दी से निष्कर्ष निकले। तो ऐसे में पूरी सुप्रीम कोर्ट से लेकर जो विभाग है इसके लिए चिंतित है। तो ऐसा नहीं माना जा सकता कि भाजपा ही ईडी को अभी फिलहाल बचाती हुई नजर आ रही है। जी तुषार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।